करेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर बेनिफिशरीज क्या होता है। एक मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति होता है। फर्स्टली वी विल डिस्कस इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, हु इज़ ऑथर ऑफ ट्रस्ट, हु इज़ ट्रस्टी एंड हु इज़ बेनिफिशरीज। ये इन तीनों का आपस में एक लिंक होता है। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए होता है या मिस्टर एक्स होता है और वह 65 साल का होता है। मिस्टर ए का एक बेटा होता है और उसके बेटे का भी एक बेटा होता है। दैट मीन्स कि उस मिस्टर ए का पोता। अब अचानक किसी कारण से मिस्टर ए के बेटे की मौत हो जाती है और मिस्टर ए का पोता अभी 5 साल का होता है। तब मिस्टर ए की उम्र 70 साल के आसपास हो जाती है। तब वह अपनी ज़मीन को किसी भी व्यक्ति को दे देता है कि जब तक उसका पोता 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट उन बच्चों को दे दिया जाए, देता रहेगा। मिस्टर ए यहाँ पर ऑथर ऑफ ट्रस्ट होगा। जिसने अपनी ज़मीन जो 70 साल का वह ऑथर ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा और बी नाम का व्यक्ति जिसको ज़मीन दी है वह यहाँ पर ट्रस्टी कहलाएगा। और मिस्टर ए का पोता बेनिफिशरीज होगा, जिसको प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, वो यहाँ पे बेनिफिशरीज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर 2 सेक्शंस है, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 4, इस सेक्शन 4 में हमें यह बताया गया है कि जो ट्रस्ट होना चाहिए वह लॉफुल होना चाहिए, ना कि लॉज के अगेंस्ट और इलीगल। तो वह इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में इलीगल होना कानूनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं होगा, वह लीगल होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ए नाम का व्यक्ति है और वह अपने पोते के लिए किसी बी नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है एज अ ट्रस्टी और उसे कहता है कि तू इस ज़मीन पर बंदूक या बारूद का बिजनेस करके किसी आतंकवादी को बेच देना और इसका प्रॉफिट मेरे पोते को दे देना, तो यह इलीगल माना जाएगा, यह एज अ ट्रस्टी नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 4 में एक और बात है, यदि यह ट्रस्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होगा, तो मतलब एज अ प्रॉपर्टी होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होगा, तो वह किसी दूसरी कंट्री में रहता हो तो जो केस फाइल होगा वह उसी कंट्री के लॉज के अनुसार होगा। फॉर एग्जांपल यदि एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है और ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति जो है ए और बी नाम का व्यक्ति है, उन दोनों की आपस में एक डील हुई प्रॉपर्टीज़ को लेकर और फिर बाद में जो बी नाम का व्यक्ति है वो कहीं बिजनेस करने चला जाता है किसी दूसरी कंट्री में और फिर जो अगर ए नाम के व्यक्ति और बी नाम के व्यक्ति के अंदर कोई बहस चलती है और फिर बाद में वे एक दूसरे के ऊपर केस लो करते हैं, तो जहाँ पे बी नाम का व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है तो वो उसी कंट्री के अकॉर्डिंग अपने लॉज जो उस कंट्रीज़ के लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस दर्ज होगा या फिर फाइल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5, ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक वसीयत के ज़रिए, अगर वसीयत के ज़रिए होगी, सॉरी दिस इज़ नॉट अलाउड, अगर वसीयत के ज़रिए तो वह सारे उन सेक्शंस को कवर करेगी जो वसीयत के लिए बनाए गए हैं। वे सेक्शंस कौन से हैं? इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर 1925 के अंदर सेक्शन 63 से 66 में वसीयत के रूल्स हैं। यहाँ वसीयत का कानून मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होगा। इसके अंदर 2 गवाह होने आवश्यक हैं ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, और यह जो ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 के अंदर दी गई है मुस्लिम लॉज के कानून में नहीं गिवन है। अगर यह वसीयत के ज़रिए नहीं होगी तो यह जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्टी है इनके साइन के ज़रिए होगी। फॉर एग्जांपल जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट है और जो ट्रस्टी है, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को एज अ ट्रस्टी अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो इन दोनों के साइन की आवश्यकता होगी, कंपलसरी है। और यह मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी होगा। अगर नहीं होगा तो फिर जो प्रॉपर्टी है वह ट्रांसफ़र होगी। सॉरी,
सॉरी फॉर दैट। और यह मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी होगा, अगर नहीं होगा तो फिर जो प्रॉपर्टी है वह ट्रांसफ़र नहीं होगी। बेनिफिशरीज़ के कुछ राइट्स एंड पावर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। फॉर थैंक यू एंड वॉच दिस वीडियो।